आप सभी को नमस्कार। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि पहला चैप्टर बाल मनोविज्ञान से पढ़ाया जाएगा। तो पहला चैप्टर बाल मनोविज्ञान का जो अरिहंत के सक्सेस मास्टर में दिया गया है वो चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। इसमें जो शब्द दिए गए हैं और इस चैप्टर में क्या हमको सीखना है, क्या जानना है, उसको हम पढ़ते हुए स्लाइड से चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। और ये पूरा चैप्टर स्लाइड से ही पढ़ाया जाएगा जो सामने आपके दिख रही है, ताकि कोई भी चीजें मिस ना हो, कुछ भी छूटे ना, सारी चीजें कवर हो सीक्वेंस से और आप चीजों को आसानी से समझ सकें। और जिनको घर पे पढ़ना है या सपोर्ट चाहिए साथ किसी बुक का, तो वही बुक ले लीजिए आप लोग, अरिहंत की सक्सेस मास्टर। करीब 425 से 450 की किताब आएगी मार्केट में, उसी से ये सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। वो मैंने पहले भी बताया है, वो बुक एनफ है सीटेट के लिए। उससे अतिरिक्त कुछ पढ़ना नहीं है, बस इसी को बेसिकली समझना है ढंग से और अपनी समझ को विकसित करते हुए इसको पढ़ना है। तो चलिए बहुत लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, विकास मतलब डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अवधारणा, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें समझाया गया है। तो इसमें कह रहा है विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली लाइन को पकड़ते हैं, विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास जो होता है, डेवलपमेंट, ये जीवन पर्यंत चलता है, बच्चे के जन्म से उसके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक आदि पक्षों का विकास होता है। अब शारीरिक आप सभी लोग जान रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। क्रियात्मक मतलब किसी कार्य को करने का जो कौशल होता है उसको क्रियात्मक या मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास हो गया, किसी भी विषय में किस तरीके से वो बच्चा संज्ञान ले रहा है, उसको समझ रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है, ये संज्ञानात्मक विकास हो गया। भाषागत विकास, लैंग्वेज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी लैंग्वेज सुधरती जाती है, लैंग्वेज डेवलप करती जाती है। संवेगात्मक, इमोशनल, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक इसको कह सकते हैं। कैसे हम भावनात्मक रूप से विकसित होते रहते हैं धीरे धीरे। पहले जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ बाप से जुड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो स्कूल जाता है तो दोस्तों से जुड़ता है, फिर समाज उसका विकसित होता है और लोगों से जुड़ता है भावनात्मक रूप से। सामाजिक डेवलपमेंट, ये भी वही है। पहले बच्चे का परिवार ही उसका समाज होता है, फिर धीरे धीरे स्कूल, फिर आसपास का परिवेश उसका समाज हो जाता है। तो ये विकास की अवधारणा के ये कुछ पक्ष हैं। फिर कह रहा है बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। अब इसमें दो शब्द है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक। गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटी, गुण। तो जब डेवलपमेंट होता है तो गुण विकसित होते हैं, और परिमाणात्मक मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। तो मात्रा भी, जैसे हाथ पैर का बड़ा होना, शरीर का बड़ा होना, शरीर विकसित होना, हड्डियों का चौड़ा होना, ये परिमाणात्मक परिवर्तन है। और गुणात्मक परिवर्तन, नैतिकता का विकास होना, सामाजिकरण होना, भावात्मक विकास होना, संज्ञानात्मक विकास होना, ये सब गुणात्मक परिवर्तन है। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्रमबद्ध ही होता है विकास, इस विषय में बताया गया है। और सुसंगत परिवर्तन मतलब एक सही तरीके से, क्रम से परिवर्तन होता चला जाता है बच्चे में, और ये एक सीक्वेंस चेन होती है विकास की। डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस होता है, बीच में अचानक से किसी विशेष परिस्थिति में रुक सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि एक सीक्वेंस चेन होती है डेवलपमेंट की। आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात का संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध होता है। इसको समझते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत का मतलब ये है कि जो अगला डेवलपमेंट होगा किसी बच्चे में, वो उसके पुराने डेवलपमेंट, जो पिछला उसका विकास हुआ है, उससे संबंधित होता है। जैसे एक एजुकेशन पैटर्न में ले लेते हैं। कक्षा एक अगर बच्चा अच्छे से पास आउट हुआ है पढ़ के, तो कक्षा दो में वो बेहतर प्रदर्शन करता है, कक्षा तीन में बेहतर प्रदर्शन करता है। तो जो पिछली कक्षाओं में उसने पढ़ा है, जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके बिहाफ पे उसकी आने वाली कक्षाओं में बेहतर रिजल्ट हमको दिखते हैं। तो वही कह रहा है क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात का संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन, जो घटित हो चुके हैं गुणात्मक परिवर्तन, तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध होता है, एक आपस में चेन बनी होती है।
आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। मतलब जो पुराने परिवर्तन हुए हैं, जो पुराना डेवलपमेंट हुआ है, वो कितना परिपक्व हुआ है, कितना मैच्योर हुआ है वो डेवलपमेंट, उसी के बिहाफ पे आगे का डेवलपमेंट निर्भर करता है। अरस्तू के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक कारण एवं बाह्य कारण दोनों होते हैं विकास में। आंतरिक कारण हो गया उसका शरीर बढ़ना, उसके इंटरनल ऑर्गन्स विकसित होना, उसका मस्तिष्क बढ़ना। और बाह्य कारण हो गए उसका परिवेश, उसकी स्कूलिंग, उसके माता पिता, वो किस परिवेश में पल रहा है। ये सारी चीजें उसके डेवलपमेंट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती हैं और इन्हीं कारण से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इसी को डेवलपमेंट कहा है अरस्तू ने। मुनरो के अनुसार क्या बताया गया है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मुनरो ने सिर्फ प्रौढ़ावस्था तक ही विकास को बताया है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था के बाद कुछ चीजें ब्रेक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, कुछ डेवलपमेंट ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे मेमोरी लॉस, हम चीजों को भूलने लगते हैं, हमारी हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, हमारा शरीर थोड़ा सा जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में जाने लगता है, तो कुछ डेवलपमेंट ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए मुनरो ने जो है भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास को बताया है। आगे बढ़ते हैं, विकास के आयाम। तो विकास के कुछ आयाम दिए गए हैं, इसको हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है, शरीर के बाह्य परिवर्तन, जैसे ऊंचाई एवं शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों में परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। जैसे बाहर से डेवलपमेंट हमको दिखती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन भी डेवलप होते हैं, जैसे हृदय बड़ा होता है, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, आंत, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं समय के साथ। वो हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह जो परिवर्तन होते हैं वो हमको दिखाई पड़ते हैं। तो शारीरिक विकास में दोनों परिवर्तन आते हैं। आगे है शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार एवं भार में परिवर्तन होता है। जैसे आयु बढ़ती है शरीर में, उसके भार में और उसके आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक समय बाद ये रुक भी जाता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है वो पहले दूसरों पर डिपेंड रहता है, फिर जब धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होता है तो वो अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण कर लेता है, सक्षम हो जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन भी बनता है इससे। बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ होगा, शारीरिक विकास होगा, वो अनुवांशिक गुण से ही सीधे इसका प्रभाव दिखता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे का भी डेवलपमेंट नियर अबाउट होगा। उसकी हाइट, उसका कद, उसका रंग, ये सारी चीजें उसके माँ बाप पे डिपेंड करती हैं, उसका प्रभाव दिखता है। तो अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शरीर के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर बच्चा अच्छे घर में पैदा हुआ है, उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है, उसको सही पोषण मिल रहा है, तो उसकी शारीरिक ग्रोथ अच्छी होगी। अगर उसको पौष्टिक आहार, सही पोषण नहीं मिल रहा है तो उसकी शारीरिक ग्रोथ जो होगा, शारीरिक विकास, वो धीमा होगा, अच्छा नहीं होगा। तो ये इसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास में सामान्य गति की आशा, उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है, ये हो गया। फिर है बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही निर्भर करता है। शिक्षक को यह पक्ष जानना इसलिए जरूरी है कि बच्चा अगर शारीरिक रूप से कमजोर है, जैसे प्राइमरी स्कूलों में एमडीएम इसी को देखते हुए चलाया गया है कि देखा गया कि बहुत से गरीब घर के बच्चे जो आते हैं, जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, उनकी आंखें पीली रहती हैं, उनका शरीर डेवलप नहीं होता है, तो उनसे हम सामान्य बच्चों से उनकी तुलना नहीं कर सकते। उनमें और विकास भी, अन्य विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो शिक्षक को ये जानना चाहिए कि कौन से बच्चे में क्या दिक्कत है। उसका शारीरिक विकास नहीं है तो उसमें कुछ रुचियों में फर्क होगा, कुछ इच्छाओं में फर्क होगा, उसके दृष्टिकोण में कुछ अंतर होगा। उसको समझ के ही उसका पूर्ण व्यवहार जो है शारीरिक विकास एवं वृद्धि पे निर्भर करता है। इसीलिए शिक्षक को इसे समझना आवश्यक है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु के स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। फिर है मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिसका प्रयोग अधिगम करने,
समस्याओं का समाधान करने एवं वातावरण में समायोजन स्थापित करने आदि में किया जाता है। तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास किस लिए होता है? अधिगम करने मतलब किसी लर्निंग स्किल को सीखने, लर्निंग को करने, समस्याओं का समाधान ढूँढने में एवं वातावरण में खुद को समायोजित करने में, कहीं भी अपने आप को अनुकूलित करने में, समायोजन मिलाने में, व्यवस्थित करने में मेंटल एबिलिटी या मेंटल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास एक ही चीज है। कहीं भी संज्ञानात्मक विकास आएगा तो आप मानसिक विकास समझ सकते हैं कि मानसिक विकास के विषय में बात कर रहा है। फिर जन्म के समय बालक में मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है, किंतु आगे बढ़ने के साथ साथ उनमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो उसके क्या कारण है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। पहले कारण जानना हमारे लिए जरूरी है कि बच्चा क्यों मानसिक रूप से कमजोर है, क्या उसके माता पिता भी मानसिक रूप से कमजोर हैं या कोई ऐसा परिवेश में उसके समस्या है, ये जान के ही हम उसको कक्षा में अनुकूलित कर सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं एवं आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अध्यापक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी अध्यापक अ, रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी सहायता मिल सकती है। फिर संवेगी विकास। संवेगी विकास वही है भावनात्मक संवेग, जिससे जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, सुखी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। मतलब भावनात्मक विकास बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों के उचित प्रक्षेपण एवं नियंत्रण की योग्यता का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चों में विकास डेवलपमेंट होगा, उनकी आयु बढ़ेगी, उनके अंदर संवेगात्मक विकास भी बढ़ता रहता है, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास बहुत ही प्रभावशील होता है। संवेगात्मक विकास से ही बच्चे के अंदर शारीरिक वृद्धि, जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे को कोई बचपन में सदमा लग गया या कोई उसके साथ ऐसी घटना हो गई जिससे वो उसका विकास सीधे तौर पे प्रभावित हो जाता है। तो संवेगात्मक जैसे बच्चे के घर का माहौल ठीक नहीं रहता है, माँ बाप आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में कुछ भी इशू है तो उसके सारे विकास भी प्रभावित हो जाते हैं अगर उसका संवेगात्मक विकास सही से नहीं हुआ है तो। भावनात्मक विकास सही से नहीं होता है तो उसका नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास सब कुछ इफेक्टेड हो जाता है। तो संवेगात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चेन होता है डेवलपमेंट में। आगे बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। इसको ध्यान देने वाली बात है, संवेगात्मक विकास बहुत ही आवश्यक होता है। बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। जैसे हम बताए भी, विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फिर है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास से आशय व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं के विकास से किसी कार्य को बच्चा किस तरीके कर रहा है, ये मतलब स्किल, उसको किसी चीज को पकड़ना, उसको हैंडल करना, उसको व्यवस्थित करना, अपनी क्षमताएं विकसित करना, ये सारी चीजें क्रियात्मक डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास से है। यहाँ क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का अर्थ ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं से है जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, खेलना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अगर क्रियात्मक विकास नहीं होगा तो उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चीजों को सही तरीके से कर नहीं पाएगा। तो वही लाइन लिखी है कि पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। फिर क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उनकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक के विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है।
इसी ज्ञान के आधार पे ही बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि हम अगर ये जान गए कि बच्चा किस तरीके की क्रियात्मक डेवलपमेंट इससे गुजर रहा है या क्या चीजें करने में सक्षम है, हम उससे उसी ही कौशल की अपेक्षा कर सकते हैं। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य की आवश्यकता होती है। आगे, भाषाई विकास। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास माना जाता है। ये भी एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास ही है। समझ या भाव, क्योंकि भाषा हमारे भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है। हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उसको हम प्रकट करते हैं समाज में या अपने माता पिता से या अपने अभिभावक से या अपने गुरु से, तो भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। तो भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भावों विचारों एवं भावनाओं को समझता है। ये भी एक तरीके से भावनात्मक डेवलपमेंट ही है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बात को रखना इत्यादि शामिल किया गया। तीनों चीजें हैं। सांकेतिक, जैसे पहले टीवी चैनल पे जो समाचार आते थे उसमें नीचे सिंबल बना के चीजों को समझाना, या अपनी भाषा को संकेत के माध्यम से अपनी बात को संकेत के माध्यम से समझाना, ये भी एक भाषा ही है, भाव को प्रकट करने का माध्यम है, या लिखकर अपनी बात को समझाना। तो अपने अंदर जो भी विचार या भाव है उसको किसी भी प्रकार से सामने वाले के तक पहुंचाना या उस तक रखना, ये भाषा है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच में कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 के मध्य उसमें शब्दकोश का तीव्रता से विस्तार होने लगता है तथा शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। फिर है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, मतलब समाज में अपने आप को अनुकूलित करना। समाज के जो रीति रिवाज हैं, बोलने चालने का ढंग है, उठने बैठने का ढंग है, जो वहाँ का व्यवहार है, उसको समझना और खुद को उसमें अनुकूलित करना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार है। जो आपका परिवार होता है, जैसे बच्चे का, छोटे बच्चे का समाज उसका परिवार ही होता है। इससे बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है सामाजिक विकास से कि प्रथम पाठशाला कौन सी है या प्रथम संस्था कौन सा है, तो परिवार है। उसके बाद स्कूल, दोस्त, संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामुदायिक विकास इत्यादि की भावना उत्पन्न हो। अगला टॉपिक है इसमें वृद्धि। वृद्धि से आशय बालक की शारीरिक संरचना के विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास सम्मिलित है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। वृद्धि के विषय में जान लेते हैं। वृद्धि शरीर का बढ़ना, शरीर का मोटा होना, भार का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। ग्रोथ जिसकी इंग्लिश होगी। और वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। हमारा शरीर बाहर से भी दिखता है बढ़ता हुआ, और हमारे आंतरिक अंगों का भी विकास होता है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। उसके बाद शरीर का ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन विकास उसके बाद भी होता रहता है। तो वृद्धि जो है विकास का एक आयाम है, एक पार्ट है। वृद्धि पर आनुवंशिक, माता पिता के जीन का, आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव। जैसे हमारे माँ बाप होंगे, उनका डेवलपमेंट जितना होगा, उनकी लंबाई, उनका भार, उनके शरीर की संरचना का सीधा प्रभाव हमारी वृद्धि पर पड़ता है। वृद्धि एवं विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि और विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्द में करते हैं, मतलब वृद्धि और विकास को एक ही समझते हैं लोग, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है। आइए उसको समझते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला अंतर है परिमाणात्मक। क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या अंतर होता है? जैसे वृद्धि, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। मतलब विकास में वृद्धि निहित होती है। वृद्धि विकास का एक पार्ट है, एक हिस्सा है।
वृद्धि जो होती है सिर्फ शरीर के ढांचे को बढ़ने एवं विकसित होने को कहा जाता है, जो कि एक समय के बाद, एक आयु के बाद रुक जाता है। तो विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहले भी बताया जा चुका है। इसके अंतर्गत वृद्धि भी शामिल है। फिर दूसरा टॉपिक है क्षेत्र। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। चरण मतलब कि ये भी शामिल किया जाता है विकास में। विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होती है। परिपक्वता, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। जब मैच्योर हो जाता है बच्चा तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ नहीं होती जीवन पर्यंत, लेकिन डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। ग्रोथ एक समय तक, एक उम्र तक ही होता है। फिर है विकास। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। जैसे शरीर अगर बच्चे का बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शरीर विशालकाय होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से बच्चे ही होते हैं। उनकी मानसिक क्षमता विकसित नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ हम समाज में ऐसे उदाहरण देते हैं जिनका शारीरिक विकास नहीं हुआ है। जैसे आपने एक आईएएस का नाम सुना होगा, ईरा सहगल। ईरा सहगल शारीरिक रूप से विकलांग थी, लेकिन वो आईएएस थी। उनका शारीरिक विकास नहीं हुआ था, लेकिन मानसिक विकास था, उनके अंदर गुणात्मक विकास था उनका। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं शारीरिक विकास नहीं होता, उनमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनमें विकास होता है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनकी वृद्धि होती है लेकिन उनका विकास नहीं होता है। तो वही बात इसमें बताई गई है। फिर हम वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है पोषण। पोषण वृद्धि को प्रभावित करती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर बच्चे को अच्छी मात्रा में पोषण मिलेगा, इसके अंतर्गत ही प्राथमिक विद्यालयों में एमडीएम चलाया जाता है, ताकि बच्चे पोषित हों और उनका वृद्धि सही तरीके से हो सके। अगर उनको पोषण नहीं मिलेगा तो उनकी वृद्धि सही तरीके से नहीं होती। यही हम अंतर देखते हैं। जो आर्थिक रूप से वंचित बच्चे होते हैं, जिनको पोषण नहीं मिलता है, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ, और जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर होता है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि भी एक कारक होती है विकास में और वृद्धि में, दोनों में। जिन बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, तीव्र होती है, उनका डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होता है। वो अपने आप को समाज में, अपने आप को कक्षा में सही तरीके से अनुकूलित कर लेते हैं। उनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनके अंदर भावनात्मक विकास भी जल्दी होता है। और जिन बच्चों की बुद्धि मंद होती है, उनके अंदर भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे विकास थोड़े से प्रभावित होते हैं या देरी से होते हैं। वंशानुगत, वंशानुगत भी प्रभावित करता है। माँ बाप की बुद्धि, माँ बाप की शारीरिक क्षमता, माँ बाप का ढांचा, ये बच्चे को सीधा डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। अगला कारक है वंशानुगत के बाद लिंग। लिंग में जैसे लड़के लड़कियों में विभेद होता है, लड़कियां लड़कों से पहले प्रिपेयर हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। जैसे इसमें लिखा गया है कि सामान्यतः लड़कियों एवं लड़कियों के विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है, किसी अवस्था में लड़कों में। वाह्य संधिकाल में, वाह्य संधिकाल जो होती है वो किशोरावस्था से पहले की अवस्था होती है। 10 से 12 लड़कों की, 12 से 14, 10 से 12 लड़कियों की और 12 से 14 लड़कों की। ये 2 साल पहले लड़कियों में आ जाती है वया संधिकाल। तो वया संधिकाल लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। साथ ही लड़कियों का मानसिक विकास भी लड़कों की अपेक्षा कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हो जाता है। जो लड़कियों का डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो लड़कों की अपेक्षा कुछ समय पहले ही मेच्योर हो जाती है, लड़कियां डेवलप कर जाती हैं। वायु एवं प्रकाश, ये दोनों भी, अगर अच्छी वायु होगी, अच्छा प्रकाश होगा, हमको विटामिन डी मिलेगा तो शरीर हमारा सही तरीके से विकसित करेगा। अगर वायु खराब होगी, आसपास का वातावरण, पानी, प्रकाश ये खराब होगा, जैसे स्लम में रहने वाले बच्चे और एक अच्छे परिवेश में रहने वाले बच्चों के भी डेवलपमेंट में अंतर देखा जाता है। जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं, गंदे मलिन बस्तियों में, और जो बच्चे अच्छी स्थान पे, अच्छी जगह पे रहते हैं, साफ सुथरी जगह पे, उनके डेवलपमेंट में अंतर होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कुछ ग्रंथियों के बारे में बताया गया है जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंज लाती हैं, जो हार्मोन निकालती हैं। उससे हमारे बहुत से क्या कहते हैं शारीरिक बदलाव उन ग्रंथियों पे निर्भर करते हैं। और शारीरिक क्रियाएं, हम व्यायाम करते हैं अपने शरीर को एक्टिव बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इससे भी हमारे डेवलपमेंट और हमारे ग्रोथ पे सीधा असर पड़ता है। तो ये कुछ कारण हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे डेवलपमेंट को और हमारे ग्रोथ को। आगे देखते हैं वृद्धि की अवस्थाएं। तो इसमें वृद्धि की कुछ अवस्थाओं के विषय में बताया गया है। जैसे शैशवा काल पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष के बच्चे पैदा होने के समय से और 2 वर्ष तक शैशवा काल होता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास,
इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। ये वाली लाइन हम देखेंगे। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। बच्चे ज्यादा तेज सीखते हैं और संवेगात्मक विकास भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी इनके अंदर होने लगता है, भावनात्मक विकास। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। जैसे वो शैशव काल की तरफ अग्रसर होगा, बढ़ेगा, तो उसको प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है, इसीलिए वो माँ के प्रति ज्यादा उन्मुख होता है, माँ की तरफ। फिर अगला है बाल्यकाल। बाल्यकाल में दो विभाजन है। जैसे सबसे पहला पूर्व बाल्यकाल, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व बाल्यकाल। इस अवस्था में बालकों का बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। बच्चा माँ बाप के अलावा भी अन्य लोगों से जुड़ने लगता है, अन्य लोगों को पहचानने लगता है, अन्य लोगों के पास आना जाना उसका हो जाता है, आसपास के पशु पक्षियों को पहचानने लगता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। फिर है, बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति या अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रवृत्ति प्राकृतिक रूप से बच्चों में होती है ताकि वो जल्दी सीख सकें। अगर वो नकल करेंगे, अनुकरण करेंगे, चीजों को दोहराएंगे बार बार, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं उसकी नकल करते हैं, इससे वो तेजी से सीखते हैं। उनके अंदर ये नैसर्गिक व्यवस्था होती है जो भगवान द्वारा दी गई है। आगे है, इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है। वो हर चीज जानने का प्रयास करते हैं पूर्व बाल्यकाल में, 2 से 6 वर्ष में। हर चीज पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं बार बार। इसी कारण अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोच्चतम अवस्था है। जितना अनुकरण करेंगे, जितना पूछेंगे, जितना नकल करेंगे, उतनी जल्दी ही वो चीजों को एब्जॉर्व करेंगे, चीजों को अवशोषित करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो ये जो अवस्था होती है, ये भाषा सीखने की भी सबसे बेहतरीन अवस्था होती है मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से। फिर है उत्तर बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष। उत्तर माने बाद का, पूर्व माने पहले का। कहीं भी उत्तर शब्द आए तो आगे का। तो 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था उत्तर बाल्यकाल कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, कल्पनाशील एवं तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास हो जाता है। बौद्धिक मतलब बुद्धि से, नैतिक रूप से बच्चे सही गलत की पहचान करने लगते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उनके अंदर नैतिकता विकसित हो जाती है 6 से 12 वर्ष में। वो सामाजिक हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं, कल्पनाशील हो जाते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं और तर्कशीलता भी उनके अंदर आ जाती है। वो तर्क करने लगते हैं। फिर है, पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। इस समय बच्चों में स्मरण क्षमता विकसित होने लगती है। बच्चों में समूह के भावना का विकास होता है। बच्चों में समूह की भावना भी डेवलप होती है इस समय। और अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलिंगी व्यक्तियों को ही मित्र बनाना इत्यादि, ये सारी क्रियाएं 6 से 12 वर्ष के बच्चों में होने लगती हैं, दोस्त बनाने लगते हैं। फिर है, जीवन में अनुशासन एवं नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। बच्चे अपने आप को स्कूल में समायोजित करने लगते हैं। समय से स्कूल जाना, छुट्टी होना, हर घंटे का प्रयोग, अपने आप को समय के अनुसार ढालना, अनुशासित करना, ये सारी चीजें सीखने लगते हैं। अगला टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। यह अत्यंत जटिल अवस्था है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक संरचना में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, मेच्योर होता है बच्चा धीरे धीरे। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु की बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। लड़कियों में मेच्योरिटी 12 से 14 वर्ष में, मतलब लड़कों की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। लेकिन लड़कों में यह अवधि होती है 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनमें काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता, दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अहम की भावना उनके अंदर आने लगती है। जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इसीलिए किशोरावस्था में हम देखते हैं बच्चों को टोकने पे, कुछ कहने पे वो अग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उनको अगर दो लोग चार लोगों के बीच में कुछ बोल दिया जाए, डांट दिया जाए, तो उससे वो प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं। फिर है, इस अवस्था में किशोर किशोरियों की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ हो जाता है, बॉडी और ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं 18 साल तक ज्यादातर, किशोरों में भी किशोरियों में भी। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। मित्र भी बनाते हैं लोग, जो बच्चे होते हैं एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है।
इसीलिए इसको तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें नशा एवं अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके अंदर हार्मोनल चेंज होता है। अगर उसको सही डायरेक्शन ना दिया जाए, इनके अंदर क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं, बहुत अधिक एनर्जी होती है। अगर उसको सही डायरेक्शन ना दिया जाए अध्यापक द्वारा या अभिभावक द्वारा, तो उनके अंदर गलत भावनाएं आने लगती हैं, वो नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने लगते हैं। फिर किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में। इसको तूफानी अवस्था भी कहते हैं। फिर अगला है प्रौढ़ावस्था। यह 18 से 40 वर्ष की अवस्था कहलाती है। सामान्यतः किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। ये क्यों कह रहा है? इसका मतलब ये है कि किसी आयु से हम निर्धारित नहीं करेंगे कि ये किशोरावस्था है। कभी कभी ये लेट भी हो सकती है, डिले हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अंदर मेच्योरिटी नहीं आ रही है। 12 साल के बाद भी 14 साल के बाद आना शुरू हो सकता है 15 साल के बाद आना शुरू हो। तो अगर उसकी मेच्योरिटी बाद में आ रही है, मांसपेशियों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे 15 साल 16 साल के बाद ग्रोथ होता है उनके अंदर शारीरिक रूप से, उससे पहले वो मतलब मानसिक उनका शारीरिक ग्रोथ सही से नहीं होता है, डेवलपमेंट। तो ये उम्र शिफ्ट हो सकती है किशोरावस्था की। तो जो किशोरावस्था की उम्र शिफ्ट होगी, तो प्रौढ़ावस्था की भी उम्र शिफ्ट हो जाएगी। 18 के बाद 20 तक जा सकती है, 20 से 40 हो सकती है। फिर कह रहा है अगली अवस्था है मध्यावस्था। मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तेजी से इस अवस्था में भी 40 साल के बाद भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं मनुष्य में। इसमें व्यक्ति सम्मान, सुख, शक्ति एवं प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग जेंडर गैप, जनरेशन गैप भी बोलते हैं। जनरेशन गैप में क्या होता है कि जो ये 18 साल का बच्चा है किशोरावस्था वाला, इसकी सोचने की प्रक्रिया, किशोरावस्था की सोचने की प्रक्रिया और ये मध्यावस्था में सोचने की प्रक्रिया में अंतर होता है। ज्यादातर माँ बाप इस अवस्था में रहते हैं और बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। तो इसी कारण से इनमें जनरेशन गैप देखा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर सम्मान, सुख, शांति एवं प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने का प्रयास रहता है। अगला देखते हैं 60 वर्ष से वृद्धावस्था। 60 वर्ष से वृद्धावस्था आरंभ होती है। यह मानव विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था को हास अवस्था भी कहा जाता है। हास अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था के बाद मनुष्य में हास होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। जैसे उनकी दृष्टि कमजोर होने लगती है, उनकी सुनने की क्षमता कमजोर होने लगती है, उनकी मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं, उनका जो हड्डी का घनत्व है वो कम होने लगता है। हर चीजें हास में मतलब उसका क्षरण होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक शक्तियां दुर्बल होने लगती हैं तथा स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इस अवस्था के अंतर्गत शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ जाता है। अब देखिए 60 वर्ष के बाद अब उसमें व्यक्ति में सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारे क्रियाकलाप, मनुष्य धार्मिक हो जाता है, अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है, सामाजिक हो जाता है अधिक, आदि क्रियाकलाप के प्रति रुझान बढ़ता हुआ दिखता है 60 वर्ष के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अधिगम, इसके विषय में समझते हैं। अधिगम क्या है? सॉरी। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखते हम जीवन पर्यंत रहते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है अधिगम में। हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका असर हमारे कार्यशैली में, हमारे बोलने में, हमारे कार्य करने के तरीके में, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, नहीं तो अधिगम शून्य हो जाता है, कुछ नहीं हुआ अधिगम। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक देखकर, सुनकर, छोटी छोटी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अधिगम प्रारंभ हो जाता है जन्म के बाद ही। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको हम अधिगम के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, सीख के, लर्निंग के द्वारा। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। फिर है, यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो, तो उसे सीखने की प्रक्रिया को, उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के, मतलब कोई सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ा, तो उसके ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव कर सके और कुछ उत्पादन कर सके। जैसे अगर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो किसी मशीन को खोल के बना सके, कुछ उसमें चेंज कर सके, कुछ बदलाव कर सके, कुछ उत्पादन कर सके। ये करने में अगर सक्षम हो गया, तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। अगर वो
मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो छाता भी नहीं खोल पा रहा है, तो उसका अधिगम शून्य है। अधिगम में अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। मतलब जो बच्चा अधिगम कर रहा है उसकी सक्रिय संलग्नता आवश्यक है, उसकी भागीदारी आवश्यक है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, ना कि जानकारी एकत्रित करके उसे रटने की। मतलब जो मानसिक घोतक है, हमारे मानसिक कारक है, ठोस चीजें हैं, अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने, उसको प्रेजेंट करने और उसमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है। खाली रट के जानकारी एकत्रित करना अधिगम नहीं होता है। जैसे हम हमारे स्कूल में दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो चीजों को रट के मेमोराइज कर लेते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनका अधिगम शून्य है। वो सीख नहीं रहे हैं, वो खाली रट रहे हैं। अधिगम होता है लर्निंग, कोई चीज सीखना। तो अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम चीजों को खाली रट के इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको अधिगम नहीं कहा जाएगा। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा परिभाषाएं निम्नलिखित दी गई हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। मतलब हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान हमको कुछ अनुभव इकट्ठा हो रहे हैं, उस अनुभवों को हम अपने जीवन के व्यवहार में उतार रहे हैं, हमारे व्यवहार में रूपांतरण हो रहा है, उसी को अधिगम कहा जाएगा। ईएपीएल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। मतलब जो पर्यावरण, जो वातावरण के परिवर्तन होते हैं, उसके अनुसरण में परिवर्तन होता है, वही अधिगम है व्यक्ति में। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्ति का अर्जन है। मतलब जो हम सीखते हैं उसके द्वारा ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन करते हैं, जिसमें कार्य को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने तथा नवीन परिस्थितियों में अपने को समायोजन को लेकर होती है। जैसे अगर हम अधिगम हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम किसी बाधा को सही तरीके से सुलटा लेंगे, उसको दूर कर लेंगे। कोई भी अड़चन आता है हमारे जीवन में, तो उसमें हम अपने अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं और नवीन परिस्थिति, कोई नई सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है, तो उसमें हम अपने आप को समायोजित कर लेते हैं आसानी से। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। अपने मकसद को पाने में अधिगम हमको समर्थ बनाता है कि हमको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में हमको क्या करना है, इसमें अधिगम हमको सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम में आपस में संबंध है, इसके विषय में बताया गया है। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे? शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। जब बच्चों का शारीरिक विकास होगा छोटे बच्चों में, तो उनका मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा उससे। जो बच्चे शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं, उनका मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास भी तेजी से होता है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधि में सहभागिता उनके शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती है। जब बच्चे खेल समूह में खेलते हैं, तो उनका शारीरिक विकास भी होता है सहभागिता के साथ, और उनका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि वो एक ग्रुप में खेलते हैं सारे बच्चे एक साथ, तो अपने आप को अनुकूलित करते हैं उस ग्रुप में, तो उनका सामाजिक विकास भी साथ साथ होता रहता है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मानसिक, भाषाई एवं सामाजिक विकास जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। हमारी भाषा जितनी अधिक विकसित होगी, हम चीजों को उतनी जल्दी सीखेंगे, क्योंकि चीजों को सीखने का माध्यम भी भाषा होती है। हमारा सामाजिक विकास जितनी तेजी से, जितना अधिक सही तरीके से होगा, हम अधिगम को उतनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी अनुकूलित करेंगे समाज में खुद को। आगे, विकास एवं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चों को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने योग्य बनाते हैं। बच्चों में विकास एवं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को प्राकृतिक एवं सामाजिक दुनिया में स्वयं को विकसित करने के योग्य बनाते हैं। आगे, इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्तों के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी सम्मिलित है, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों है। कारण और कारक के बीच संबंध, उसका कारण क्या है, किस कारण से चीजें हो रही हैं, ये भी बच्चे समझते हैं। और कार्य व निर्णय लेने का क्या आधार है, वो भी विकसित करते हैं खुद में। फिर देखिए कुछ चीजें जो डेवलप होती हैं अधिगम के दौरान, जैसे अर्थ निकालना किसी भी चीज का। अमूर्त सोच। अमूर्त सोच क्या होती है? देखिए, दो प्रकार की सोच के विषय में इसमें डिस्कस किया जाएगा। एक मूर्त एक सोच, एक अमूर्त सोच। मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन से ही मूर्ति शब्द बना हुआ है।
जो चीजें हम प्रत्यक्ष रूप से देख के चिंतन करते हैं आंख के सामने, जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, एक होता है हम अपने बिना मूर्ति के कुछ धर्मों में पूजा, जैसे मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा पे निषेध है, वो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो दिमाग में मस्तिष्क में मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में भी कुछ पक्ष ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो अमूर्त सोच होती है कि हमारे दिमाग सामने इमेज नहीं है कोई, लेकिन हम चिंतन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके हिस्से हैं दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श, ये तीनों चीजें। और भाषा विकास, सामाजिक चित्रण, भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध होता है। संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से ये तीनों हैं और इनका संबंध होता है भाषा विकास से, मानसिक चित्रण से, अवधारणाओं व तार्किकता से। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं। अब कौन कौन से सीखते हैं, कौन कौन से तरीके से सीखते हैं? एक तो व्यक्तिगत स्तर पर सीखते हैं खुद, और दूसरों से भी, अन्य से, जैसे टीचर से, किसी बुक से, किसी व्यक्ति से। तो अनुभव के माध्यम से खुद करके सीखते हैं, स्वयं चीजों को करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से मतलब डिस्कस करने से, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से, तथा गतिविधि व लेखन के द्वारा अभिव्यक्त करने से। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। देखिए, जैसे गतिविधि कराई जाती है बच्चों में, इससे भी उनके अंदर सोचने की क्षमता विकसित होती है, उनका अधिगम पोषित होता है, मजबूत होता है। विमर्श किया, डिस्कशन कराया जाता है बच्चों में। और बनाने, जैसे स्वयं बनाने से जो प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं स्कूल में, वो भी बच्चों को इसीलिए दिए जाते हैं, स्वयं करके चीजें सीखने, जो प्रयोगशाला का प्रयोग होता है, प्रयोग एवं अनुभव के माध्यम से जो अनुभव करते हैं उसके द्वारा वो बच्चे सारी चीजों को सीखते हैं। तो ये सारे अवसर अध्यापक को बच्चों को देने चाहिए। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है, और इसी प्रकार से हम चीजों को आगे पढ़ेंगे, चीजों को समझते चलेंगे, और ये चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। इसके लिए आप, जो हम बुक बता रहे हैं हरिहर की, उसमें विगत वर्ष के कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो पहले चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं 2015 में, 16 में, सीटेट में। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्पष्ट अंतर दिखेगा, आपकी समझ के कारण वो प्रश्न आप सही करने लेंगे धीरे धीरे। तो आप वो प्रश्न करिएगा, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और हम लोग ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे अगले टॉपिक की ओर। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।